This child was born in a war zone, clinging on to life. For you, helping him makes a difference in the world. For this delicate child, it could be the difference between life and death. To donate, please call Islamic Relief now or visit us online. Every second counts. अस्सलाम वालेकुम ख़ज़ीन हज़रात, पेशे खिदमत है आपका हस्बे हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरा साथ दे रही हैं नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीज़ी। अस्सलाम वालेकुम नादरीन। अस्सलाम वालेकुम। जुनैद, हम लोग यहाँ पे बैठे होते हैं पाकिस्तान के अंदर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और यहाँ पे बड़े सौखे हैं। और यहाँ पे चलो कोई अगर किसी की कोई प्रॉब्लम होती है तो एक दूसरे के साथ दुख सुख फोड़ के अपनी पड़ास निकाल लेते हैं। किसी का मसला हल हो जाता है, किसी का नहीं होता, तो चलो दिल की पड़ास तो निकल जाती है। सही। मैं अक्सर सोचता हूँ यार, बाहर जो दोस्त हैं हमारे पाकिस्तानी भाई जो बाहर के मुल्कों में रोजगारी के चक्कर में शिफ्ट हो गए हुए हैं, उनसे कभी बात होती है तो उनकी अजीब अजीब सी परेशानियां होती हैं और अजीब अजीब से उनके प्रॉब्लम ऐसे सुनने को मिलते हैं जिसको सुन के तो बंदा कहता है कि यार ये बेचारे उधर तो सड़ते कुड़ते ही होंगे नेरा। इनकी तो ना उधर का आवाज सुनने वाला है, ना कोई ये उधर को बैठ के शाम को मेला लगा के यारों दोस्तों के साथ को डिस्कस कर सकते हैं, को दिल की पड़ास निकाल सकते हैं। तो तुम बताओ ना कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की फरियाद किसको सुननी चाहिए? जो उधर पाकिस्तानी एम्बेसियां बनी हुई हैं, बस वहां पे याहिर है पूरा एक अमला बैठा होता है, स्टाफ होता है, इसलिए बैठा होता है कि पाकिस्तानी जो उधर हैं उनके साथ उनकी प्रॉब्लम्स भी शेयर की जाए, उनके काम आया जाए, अपने मुल्क की मदद की जाए वहां बैठ के। तो ये जो प्रॉब्लम होती हैं बाहर के मुल्कों के पाकिस्तानियों की, ये क्यों नहीं यार ये एम्बेसियों वाले सुनते? ये उधर किस बात के करोड़ों रुपये ले रहे हो? यही सवाल मेरा तुमसे है, क्यों वो पाकिस्तानियों की फरियाद नहीं सुनते? नहीं तो यही मैं सवाल कर रहा हूँ ना यही मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम बताओ। लो ये तो अब मैच पड़ गया, तुम बताओ वाला। और भाई जी मेरा तो ख्याल यही है कि वहां पे सारे सिफारशी बैठे होते हैं। हमारे तो सुनने में जो चीजें आती हैं, जो मीडिया में नजर आ रहा होता है, वो तो मेरा ख्याल है यही है कि सारी ये पॉलिटिकल बेस पे या यारी दोस्ती पे या रिश्तेदारी बेस पे ये पोस्टें दे देते हैं, पकड़ा देते हैं अपने इर्द गिर्द के लोगों। दर्जनों की तादाद में इस वक्त पाकिस्तानी सियासतदानों के जो भांजे भतीजे बेटे बेटियां वो बैरूनी सफारत खानों में आराम मौजें कर रहे हैं, और जो सफ़ीर के ओहदे पर मुतय्यन है, हाई कमिश्नर्स जो हैं, उनमें भी मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान उन चंद मुल्कों में से एक है जहां पे सबसे ज्यादा तादाद है नॉन कैरियर डिप्लोमेट्स की। यानी वो उनका सफारतकारी से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मौजें कर रहे हैं। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि मेरा जो छोटा बेटा है ना दमदमा, वो जरा थोड़ा सा सियाना हुआ है, मैंने लाड में उसको स्कूटर की अगली सीट पे बैठा दिया। मैंने कहा चलो तुम स्कूटर चलाओ। लाड चढ़ा हुआ था मेरे, हाँ जी, स्टार्ट करके मैंने उसको बैठा दिया। उसने गेयर लगा के रेस जोर से दे के सीधा सामने कंध में मारा। उस दिन से मैं समझ गया हुआ उनके लाड के साथ किसी को कोई सीट पे नहीं बिठाना चाहिए। बिल्कुल। ये जो मैंने स्कूटर वाली मिसाल दिया, इससे मैं कोई जाहिल तो नहीं लगा? इस मिसाल को क्यों मुर्द इल्जाम ठहरा रहे हो उस काम के लिए? मैं तुम्हें बताता हूँ कि पाकिस्तान बेचारा उन बदकिस्मत मुल्कों में से एक है जहाँ पर सफारत खानों या सफारती अमले की जो परफॉर्मेंस एवेल्युएशन है, उनकी कारकर्दगी को जांचने का कोई सिस्टम मौजूद नहीं है। यानी मुझे 4-5 साल बैरून मुल्क रहने का इत्तफाक हुआ और मैं पाकिस्तानी सफारत खाने की जो कारकर्दगी है वो हमेशा उसका मवाजना किया करता था हिंदुस्तानी सफारत खाने के साथ, और उनके अखराजात का भी। यकीन करो कि दोनों सूरतों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है कि हमारे जो सफारती अमले हैं इनके अलल्ले तलल्ले दुनिया भर में और ख़ास तौर पर बड़े मुल्कों में, वो यानी दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उनसे कहीं ज़्यादा है। और दूसरी तरफ उनकी परफॉर्मेंस ज़ीरो। यानी और चलो मैं कहता हूं कि जनाब जो एक प्रेस अताशी है उसकी कारकर्दगी को यानी 2+2 4 की तरह नहीं जांचा जा सकता, लेकिन कमर्शियल अताशी की परफॉर्मेंस को तो जांचा जा सकता है ना कि हजूरे वाला आज आपने चार्ज लिया है, इसका मतलब है कि 1 साल बाद लाइक ए प्राइवेट कंपनी
किसी भी इंटरनेशनल फर्म की तरह, कंपनी की तरह आपसे पूछा जाना चाहिए कि आप 1 साल पहले तशरीफ लाए थे, पाकिस्तान से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का ये आलम था, ये प्रॉब्लम्स थी, 1 साल गुजर गया, अब आप अपनी परफॉर्मेंस जरा हमें बताइए। क्या पूछा जा सकता है ना, 1 साल में आपने तो बताएं तो सही ना, हिसाब दें। और यही हाल सफीर से पूछा जाना चाहिए कि हजूर वाला आप पर हमारे लाखों डॉलर्स खर्च हो रहे हैं, आपने जब चार्ज लिया था ये मामलात हमारे इस मुल्क में मौजूद थे, हमारे मसाइल इस मुल्क में मौजूद थे, 1 साल गुजर गया, आपने ये मसाइल कहां तक सॉल्व किए? तुम यकीन करो मैं कोई बिल्कुल गुस्से में या कोई नाराजगी के साथ या खिंच कढ़ने के लिए ये बात नहीं कर रहा। बाखुदा मैं तो जितना भी ये एम्बेसियों के माहौल को और इनकी बाहर निकल को और इनकी जमा तफरीक को देखता हूं ना, मुझे तो ऐसे ही लगता है कि ये सारे लोग उधर को पाकिस्तान की खिदमत के लिए नहीं, पिकनिक मनाने गए होते। एग्जैक्टली, ये पिकनिक मनाने ही आए होते। तुम देखो ना यार, ये जो सिफारिशें करवाते हैं, सिफारिशें करवाकर अपनी पोस्टिंग्स लेते हैं फॉरेन ऑफिस के लोग, या जो पॉलिटिकल जो लोग हैं, वो भी जो नॉन कैरियर डिप्लोमेट्स हैं, ये भी हमेशा इन मुल्कों का इंतखाब क्यों करते हैं? बरतानिया, अमेरिका, ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज का, सऊदी अरेबिया का, दुबई का, यूरोप, और ये अफ्रीकी मुल्क में क्यों नहीं जाते? पाकिस्तान का इमेज बुलंद करने के लिए उधर भी अफ्रीकी मुल्क में, उधर किसी रेस्टोरेंट के बाहर बैठ के आप चरका खा रहे हो और उधर से हड्डी चब के तो आप परे फेंक के तो साथ ही जंगल में से शेर निकल के हड्डी उठा के बाहर निकल जाए, आपका त्रा निकल जाए, आप बहरे को बुला के पूछे कि भाई जी ये क्या हुआ? बहरा आगे से कहेगा जी आप तो लकी हैं जनाब, पिछले साल इधर एक मुल्क का एम्बेसडर बैठ के खाना खा रहा था तो शेर आया था, आपकी तो चरगे की हड्डी ले गया ना, उस एम्बेसडर को उठा के ले गया था शेर। मैंने ये जो हमारे बैरून मुल्क सफारत खानों पर अखराजात होते हैं, इस हवाले से हमारे जो सीनियर दोस्त हैं इस्लामाबाद के दुनिया न्यूज़ के, ईसा नकवी साहब, उनसे रिक्वेस्ट की थी कि ज़रा मुझे कोई थोड़ी सी ग्लिम्स दिखाने के लिए ज़रा कोई बताओ तो सही कि हो क्या रहा है। उन्होंने कहा जी इतनी बुरी हालत है, इतनी बुरी हालत है कि पूरी दुनिया में इस कदर बैड गवर्नेंस कहीं किसी दूसरे मुल्क में नहीं पाई जाती, और इतने ज्यादा अखराजात, यानी आप अपने मुल्क का वॉल्यूम देखें, उसी रेशो से आप दूसरे मुल्कों से अपना कंपैरिजन करके देख लें, पाकिस्तान अमीर तरीन मुल्कों की साथ में नजर आता है। अभी ये तो अखबारात में कुछ दिनों पहले ये खबरें पढ़ने को मिली थी ना कि वाजिद शमसुल हसन साहब जो बरतानिया में हमारे हाई कमिश्नर है, उनको अपनी जब उन्होंने चार्ज संभाला तो उनको जो 93 विलिंगटन रोड पे अपनी रिहाइश का पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा कि सफारत खाने तक मेरा आधा पौना घंटा लगता है रोजाना जाने में, और आधा पौना घंटा उनका बहुत कीमती। उन्होंने देर में तो वो सुना कि कितने सारे मरीज देख लेते। उन्होंने कहा कि ये रिहाइश गाह बंद की जाए और सफारत खाने के बिल्कुल करीब एक रिहाइश गाह ली जाए। अब मसला ये था कि वो रिहाइश गाह कैसे बंद की जाए, उन्होंने कहा कि जी रेनोवेशन की आड़ में इसको बंद कर दें, और रेनोवेशन का जो ठेका था, जो टेंडर था, वो 1.5 साल तक जारी नहीं किया गया, और जो रिहाइश गाह ली गई उनकी पसंद के मुताबिक सफारत खाने के बिल्कुल करीब, उसका वतन अजीज के कौमी खजाने से 3.5 बरसों में 9 करोड़ रुपया किराया अदा किया गया। वाह 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 वाह, वाजिद शमसुल हसन साहब, वेल डन वेल डन। कई मुल्कों में जो हमारे सफारत खानों या उनकी जो रिहाइश गाहें हमारे सफारा की, वो जो फरोख्त की गई हैं बिल्कुल औने पौने दामों, कोड़ियों के मोल फरोख्त की गई हैं। 6 अरब यान में हमने जापान में अपना सफारत खाने की इमारत को फरोख्त किया है, उसकी जो कमर्शियल वैल्यू थी, मार्केट वैल्यू थी, वो 12 अरब यान से भी ज्यादा थी। और जापान के अलावा जर्मनी, फिलिपाइन, नाइजीरिया में पाकिस्तानी सफारत खानों या जो सफारा की रिहाइश गाहें थी, वो जिस अंदाज में फरोख्त की गई हैं या खरीदी गई हैं, तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने उनमें शदीद बेज़ाब्तियों की निशानदेही की है, और यह भी कहा है कि जिम्मेदारान को करारवा की सजा दी जाए, लेकिन आज तक किसी एक सिफारिश पर अमल दरामद नहीं हुआ। मेरा ख्याल है फ्रांस का मेरा एक दोस्त था, वो मुझे बता रहा था कि अजीजी मियां, यहाँ पे जो सबसे महंगी जगह है ना सड़क जिधर कमर्शियल एरिया, शांजेलिज़े स्ट्रीट में, शांजेलिज़े स्ट्रीट पर, उधर इन्होंने एम्बेसी ली हुई है। बंदा पूछे यार क्या जरूरत है इतनी महंगी जगह पे लेने की भाई एम्बेसी? या तो है ना कि आप लोग बहुत प्रोग्रेस दिखा रहे हैं बस, और 1.5-2 साल में आपने पेरिस खरीद के दे देना है पाकिस्तान को, या आपने एम्बेसी के बाहर बनियानों का स्टॉल लगाना है, फिर तो चलो ठीक है कमर्शियल जगह पे ले रहे होता है ना। साइड बिजनेस भी करते हैं यार कई लोग। तुम यकीन करो कि दुनिया के किसी मुल्क में भी आबाद पाकिस्तानियों से उनका सबसे बड़ा मसला पूछ के देख लो, वो कहेंगे कि जी हमारे सफारती अमले की कारकर्दगी और उनका हमारे साथ नारवा सलूक। यार किसी बार कोई भी पाकिस्तानी जो सेटल्ड है उससे तुम पूछो ना कि सुनाओ यहाँ को तंगी तुंगी तो नहीं है, वो आगे से सीधा ही कह देता है
देखा जो तीर खा के कमी गाह की तरफ अपने ही एम्बेसिडर से मुलाकात हो गई। यार ये अरब ममालक में कई लोग बेचारे बताते हैं कि भाई जी इधर जो एम्बेसी के लोग हैं वहां लाइनें लगी होती हैं पाकिस्तानियों की जो काम करवाने जाते हैं, और एक बंदा खिड़की पे बैठ के उनको डील कर रहा होता है, बाकी 6-7 वहां पे अंदर कोई अरबी छली खा रहे होते हैं। अरबी छली भी होती है, जैसे अरबी ऑयल होता है ना, इस तरह अरबी छली। यार हंसा ना करो, ऐसे फजूल बात ना करो। तो मैं एक इंफॉर्मेशन देता हूँ, ऊपर से तुम हंसते हो। फजूल बात कर रहे हो। और कहने का मकसद वो सिर्फ कहता ये है ये कि चलो लेने ही लगवाते हैं यार, मगर खुदा के वास्ते लेने ही चलो किसी शेड के नीचे, किसी छत तले, किसी साए तले लगा ले। कहता हम लोग धुप्पे खड़े होते हैं, अरब ममालक की रेत और गर्मी। कहता है ये तुम्हें पता ही नहीं ईमान से, तुम तो सिर्फ घर में भांडे पुंडे मांज के, फर्श फुर्श धो के, कपड़े शपड़े धो के, बच्चे बुच्चे खड़ा के, सब्जी गोश्त ला के, तो सफाइयां करके, तो इन मसाइब के लिए एक अलग सेगमेंट रख लेते हैं, बल्कि प्रोग्राम कर लेते हैं। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। राजा परवेज अशरफ ने मुझसे मशवरा मांगा तो कहूंगा कभी सुप्रीम कोर्ट पेश ना हो। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी। हाय हाय हाय, हाल मेरे तो डरना नी, सुप्रीम कोर्ट ना वड़ना नी। हाय हाय, धमाल नहीं डालनी। अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह माफ, मैं सदके जाऊं अपने मुर्शिद के। हाय हाय हाय। अब वैसे तुम धमाल भूलते जा रहे हो यार, ये ना कहो, मैं धमाल नहीं भूल सकता, मैं हथ वाला रुमाल भूल सकता हूँ, मैं धमाल नहीं अपने मुर्शिद की बोल सकता। मैं सदके मुर्शिद सदके जाऊं। अच्छा, किधर गया तुम्हारा मुर्शिद का वो अदलिया का एहतराम, सारी बातें कहाँ गई? यार तुम ये तो देखो कि हुई क्या है मुर्शिद के साथ। अब बंदा कितना बर्दाश्त करे, जब पल्ले से पेट्रोल डलवाना पड़े ना तो फिर पता चलता है क्या पावे करेंगे। हाय 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 हाय। देखो तुम, 8 महीने मेरे मुर्शिद ने बिजली का बिल नहीं दिया, गली से चीफ इंजीनियर भी नहीं गुजरा। जो ही मेरे मुर्शिद नाहल हुए उस दिन से उस इलाके का लैंडमैन पौड़ी उठा के साइकिल से बार बार दरवाजे के आगे से गुजर के छेड़ रहा है मेरे मुर्शिद। ऊपर से इलाके के आंटियों ने कह दिया कि मुर्शिद पाक बिल जमा कराओ नहीं तो मैं मीटर काट दूंगा। ये सीरियस खबर है। मुर्शिद पाक ने 8 माह तक बिल नहीं जमा करवाया, अब 8-9 लाख रुपया पूरा बिल जमा करवा के जान छुड़वाई है। यार किस बात का वैसे 9 लाख बढ़ा दिया हुआ, तुमने खबर पूरी पढ़ी है? सिर्फ 2 दफा मुर्शिद उस घर में गए, 8-9 लाख रुपया बिल बढ़ा दिया। मुर्शिद मेरे मकसद के जाओ, मुर्शिद आपको पता था कि बिल नहीं दिया हुआ, आप जब अभी सीट पे बैठे हुए थे उस वक्त ही उसका को कच्चा चट्टा निकाल के फिर ना हल होते। उस वक्त आपने जो ऑर्डर करना था वो हो जाना था। बाकी लोगों का मीटर तो मीटर में सुई दे के पीछे करते हैं। जब आप कुर्सी पे बैठे हुए तो उस वक्त आप मीटर पीछे करने का ऑर्डर करते, चेयरमैन वापडा मीटर में उंगली तोड़ के खड़ा रहता, हिलना नहीं था उसने। अब देखो लैंडमैन कितना शोखा हुआ है, मेरे मुर्शिद के घर के आगे से गुजरता है तो प्लास खड़का खड़का के गाता है, हारम लुहार के चिमटे की तरह प्लास बजा रहा होता है, और गाने भी वो गाता है जो सीधे मुर्शिद में फिट होते हैं। जुगनी जा बड़ी मुल्तान, ओथे वड्डे वड्डे पुलवान, खांदे गिरियां ते बादाम, मारा मुक्की कड्डा जान, हो फिर मेरे आ जुगनी, फिर मेरे आ जुगनी कहंदी है जेड़ी मुफ्त पे बिजली लेंदी है। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। जो मेरे मुर्शिद के साथ हुई, अब मजबूर हो के राजा परवेज अशरफ साहब को ये मशवरा दे रहे। तुम देखो तो सही ना यार, 200-250 बंदे के साथ पूरे लाल लश्कर के साथ ऐसे ऐसे करते, लाल सुरख रंग, पेंट कोट इतना खूबसूरत, कोट के अंदर दाखिल हुए। अगले ने देखो 30 सेकंड के साथ टांगे और बायू बांध के बाहर भेज दिया। अब चाहे सवेरे सवेरे उठ के घर के बाहर निकल के कह रहे होते हैं, लो आज बात कूड़ा चान वाला काई नहीं आया, कादर चंद्रा तू ते अमन है, मैं ते कोजी काई नहीं। आज सुबह मसी नु तो जरा चेक कर, 3 दिहाड़े थी गए नहीं, कूड़ा काई नहीं चाहता।
MQM के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा है कि पाकिस्तान में फ़ोन करने पर पिज्ज़ा आधे घंटे में आ जाता है, पर पुलिस 2 घंटे में भी नहीं आती। बहुत अच्छे डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, एक टिकट में 2 मजे ना ले हजूर, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी जनाब। और खुदा के वास्ते ये जो आपने सुनाया लतीफ़ा, ये तो अवाम करोड़ों की तादाद में एक दूसरे को मैसेज कर रहे हैं और ये आपके खिलाफ है क्योंकि आप हुकूमत हैं, आप भी अवाम में मिक्स होके वही लतीफा सुना रहे हैं। वाह 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 वाह। हजूर अगर इस तरह की बातें करनी है तो हुकूमत छोड़ दे, या फिर हुकूमत में रहना है तो इस तरह की बातें छोड़ दे। आपका साहब मेरे बड़े ताए वाला है, वही मेरा बड़ा ताया, अल मशहूर बड़ा ताया। हाय हाय हाय, सारे खानदान के हर ब्याह के ऊपर वो खुद देगे पकवाता था। उनका असली नाम भी बड़ा ताया ही था यार, अल मशहूर बड़ा ताया है, यानी बड़े ताए के नाम से मशहूर है वो। पूरे खानदान में जिसकी भी शादी होती है ना, बड़े ताए को कहते हैं कि ताया जी देगे पकवा दे। हर ब्याह पे खुद देगे पकवाते हैं। उसके बाद जब झांझी रोटी खा रहे होते हैं तो उनमें फिर के कह रहा होता है, देखो ये प्याज विच कच्चे ही छड़ देते हैं, कच्चे प्याज चावलों में नजर आ रहे हैं, कितने बुरे लग रहे हैं। भैया दे के पकवानी छोड़ दो या प्याज की निशानदेही छोड़ दो। हुकूमत भी और अपोजिशन भी। हाय, नाले चौपड़ियां नाले दो बल्कि कीमे वालियां। वज़ीर आज़म के हुक्म के बावजूद शब कदर पर लोड शेडिंग, अवाम का शदीद एहतजाज, और दूसरी तरफ अखबारी रिपोर्ट्स के मुताबिक ईद उल फितर पर भी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी रहेगा। लो यार, ये क्या जरूरत है हुकूमत को ये सबज बाग दिखाने की? सब लोगों को पता जो चल गया है कि बिजली का बाग बिल्कुल पीला हो गया हुआ है, तो रहने दे इस सबज बागी को। हद हो गई है। वैसे मैंने 36 दफा कहा है कि ये गा गे गी वाली खबरें देने का हुकूमत को इतना ही शौक है ना, तो इस तरह की खबरें दे दिया करे कि बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, सारे पाकिस्तानी डिप्टी कमिश्नर लग जाएंगे, पेट्रोल की किल्लत खत्म हो जाएगी, हाथ वाले नलकों में से पेट्रोल आना शुरू हो जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो जाएगा, डाकू खुद गिरफ्तारियां दे देंगे। अब ये जो बिजली वाला मामला है ना, इसको गा की बजाय ता में ले आए। ता है, सूरज मशरिक से निकलता है, शेर जंगल का बादशाह होता है, आग से हाथ जल जाता है, लोड शेडिंग होती है। गल मुक गई। फजूल रोजियों के पहले से शुरू हुए हैं। रमजान में लोड शेडिंग नहीं होगी, फिर आ गया हम वादा नहीं कर सकते, फिर आ गया जी शबे कदर में लोड शेडिंग नहीं होगी, फिर हो गई, अब ईद में नहीं होगी, हो जाएगी। और खुदा के वास्ते छोड़ दो, बिजली को गा के टीवी में से निकाल दो। एक यूनिवर्सल ट्रुथ जो बन गया है कि लोड शेडिंग होनी है, बात खत्म हो गई। क्योंकि राजा परवेज अशरफ साहब अब वजीर आज़म है। अच्छा, वो वजीर नहीं थे मान, अब तो वो वजीर आज़म है यार। अब तो समझ जाओ, अब तो बच्चे समझ गए हैं। मेरी छोटी भतीजी है 3 साल की, कितनी सी, उसकी खाला ने उसे ऑस्ट्रेलिया से फोन किया। उसने कहा बेटे बिजली आ रही है। उस बच्ची ने आगे से कहा कि खाला वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ साहब है। उसने कहा नहीं बेटे मैं पूछ रही हूँ कि बिजली आ रही है। बच्ची ने फिर कहा कि खाला मैं बता तो रही हूँ कि वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ साहब है। फिर उसने कहा कि बेटा तुम समझ नहीं रही हो, मुझे काल बड़ी महंगी पड़ रही है, मैं ये कह रही हूँ कि बिजली आ रही है इस वक्त। उस बच्ची ने फिर कहा कि खाला आप खाम खा टाइम जाया कर रही है, मैं आपको यही तो बता रही हूँ कि वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ साहब है। फिर कहीं जाके वो समझी कहती अच्छा चलो ठीक है बैठो देरे में, बंद किया फोन से। बच्चों को अब पता चल गया यार, अब तुम लोग भी समझदार हो जाओ, अब तो बच्चे सियाने हो गए। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। यार जुनैद, आज मैं दोपहर के वक्त सोच रहा था कि चलो मैं अफ्तारी के वक्त दुआना खाऊंगा। मैं जब उधर जा रहा था बाजार लेने के लिए दुआना, जिसे मिलन वाटर कहते हैं, मिलन वाटर, मैकमिलन वाटर कर लो, ज्यादा बेहतर है। यार मैकमिलन अमेरिकी ना बीच में डालो, ये देसी फ्रूट है।
मिलन वाटर में खरीदने के लिए जब वाटरमेलन यार, वाटरमेलन यार मिलन वाटर, मिलन ना मिलन वाटर, जितना उसका रेट हो गया अब ये कहना पड़ता है भाई जी मिलन या ना मिलन वाटर है जी। तो वो रास्ते में हमारे महल्ले के बुजुर्ग मलक सादक साहब वो खड़े थे। मैंने कहा मलक साहब खैर है इधर क्यों खड़े हैं? तो नीचे जमीन की तरफ देख के तो को मुंह में बुड़बुड़ा रहे थे। तो मैंने कहा जनाब हुआ क्या है? कहता यार ये मैं जा रहा था, कान ने ऊपर से बोटी फेंकी है, मेरे सिर पे बजी है, पता नहीं कुछ सदके की बोटी है या किसी ने जादू टूना कराया हुआ है, मैं परेशान हो गया हूँ यार, ये देखो काम क्या कर गया। मैंने कहा जनाब आप दफा करें, आप अपने काम जाएं, आप जिस कान ने ये फेंकी है उसको आप कहाँ से ढूंढेंगे? कान नहीं पता चलता कि किस कान ने ये हरकत की है, इनको जैसे होते हैं कान। एक कान ढूंढना और एक जापानी या चीनी ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है, ये एक जैसे ही होते हैं। मैंने मलक साहब को कह दिया, मैंने कहा मलक साहब इसका एक ही हल है, आप इधर खड़े होके 12 दफा कां करें और चले जाएं, टूना खत्म हो जाएगा। मलक साहब करने लग गए। यार मलिक साहब बेचारों को क्यों रगड़ा दे रहा, पूरी कौम इन चक्रों में पड़ी हुई है। सही बात है, सारी कौम ही कां कर रही है। मैं ये कह रहा हूँ सहीफुल एतकादी के चक्रों में पड़ी हुई है। वही ना, वही जादू टूने के हवाले से कां हो रही है। मगर यार कोई जादू कर रहा है और कोई जादू का तोड़ कर रहा है। हाय 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 हाय, तुम देखो ना वो जो मिसाल एक सुनाते हैं वो नेपोलियन की, के उसने किसी नजूमी को हाथ दिखाया अपना कि मेरे हाथ में देखो फतह की लकीर है। उसने कहा नहीं जी, उसने कहा कहाँ होती है? उसने कहा यहाँ होती है। उसने वर्दी से खंजर उतार के तो उधर लकीर बना ली और कहा कि जाओ अब मैं फतह करूंगा। वैसे माफ करना, ये जो मशहूर वाक़या है तारीख में बहुत जगह कोट होता है और बहुत मुसद्दका वाक़या समझा जाता है। और बहुत ज्यादा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन भी है बहुत से लोगों के लिए कि इंसान अपनी तकदीर का खुद मालिक है, इंसान अपनी तकदीर खुद तख्लीक करता है। लेकिन माफ करना वाक़या ये झूठा है, बेबुनियाद है। हाँ। क्या मतलब? नेपोलियन से मुतालिक जो और बहुत से तारीखी मुगालते हैं उनमें से एक ये भी है। यार तुम क्या कर रहे हो? ये जब मलिक सादिक साहब की मैं बात कर रहा हूँ, इन्होंने तो मुझे ये वाकया सुनाया। मलिक सादिक साहब को तुम एक तरफ रखो, उनको एक तरफ ना रखना, उनको एक तरफ रखें तो वो एक रखते हैं। मेरा मतलब है कि मलिक साहब को थोड़ी देर के लिए साइड पे कर दो। शाबाश यार, साइड पे कर दे। मलिक साहब यहाँ गड्डी है, चलो बेटे मलिक साहब साइड पे कर दे जरा, तका लागे। यार मैं क्या करूं? अच्छा थोड़ी देर के लिए मलिक साहब को भूल जाओ यार। भूलना ना, मलिक साहब को वो गर्मी खा जाते हैं। मैंने एक दफा काफी देर के बाद मिला तो मैंने हमें पूछ लिया, मलिक साहब आप मलिक सादिक तो नहीं है? ला जुती ली उन्होंने, कुट कुट के मेरा फलूस निकाल दिया। कहते हो बचपन में मुझसे ही चुआनियां ठियानियां लेते रहे और मुझे भूल गए। मेरा मतलब है मलिक साहब को यार छोड़ दो थोड़ी देर। ना यार मलिक साहब को ना छोड़ दो। ये सिर्फ मलिक साहब की बात नहीं है, तारीख की बहुत सारी मुसद्दका किताबों में ये बात मौजूद है। लेकिन जो नेपोलियन का जाती मुआलिज था डॉक्टर आर्नल्ड, उसने भी इस बात की तरदीद की है। और जो पामिस्ट्री का बाबा समझा जाता है कैरो, उसने भी कहा कि ये बिल्कुल बेबुनियाद वाक़या। और इस हवाले से चंद माह पहले बरतानवी अखबार मेल ने एक बड़ी तफसीली रिपोर्ट दी है और उसने भी ये लिखा है कि तारीख में इसका ये जो वाक़या है, ये इसका कोई दलील, कोई शवाहिद और कोई सबूत नहीं मिलता, कोई सर पैर नहीं है। और बल्कि ये कहा जाता है ना कि वो बहुत ज्यादा ज़ईफ़ुल एतकादी के खिलाफ था और वो ये यानी जुर्रतमंद था, दलेर था और खुद अपनी तकदीर का खालिक बनने का दावा करता था। ये भी बिल्कुल बेबुनियाद तस्वर है। नेपोलियन जो था परले दर्जे का ज़ईफ़ुल एतकाद था। ये क्रेडिट उसको जरूर जाता है कि उसने इनकलाब फ्रांस के बाद बिल्कुल ताश के पत्तों की तरह बिखरी हुई कौम को इकट्ठा किया था। और इसमें भी कोई शक नहीं कि बहुत दलेर था, जुर्रतमंद था, बहुत यानी एक वाइज स्टेट्समैन था। लेकिन इसके बावजूद वो परले दर्जे का ज़ईफ़ुल एतकाद था। बल्कि नेपोलियन के बारे में तो ये भी कहा जाता था कि अपनी हर मुहिम से पहले वो ज्योतिषियों से और ये जितने सितारा शनास थे उनके बड़े प्रोफेशनल, उनसे मशवरा करके वो अपनी मुहिम शुरू किया करता था। लो आज तक ये सुनते रहे हैं कि उसने नजूमी झूठा कराने के लिए अपना हाथ चीर दिया था, तो आज क्या सुन रहे हैं कि है ही वो तो हम परस्त था। और एक और तुम्हें बात बताऊं, ये भी एक बहुत बड़ा तारीखी मुगालता है नेपोलियन के बारे में कि वो बहुत छोटे कद का था। ये बिल्कुल गलत बात है। इसीलिए तो उसे बोनापार्ट कहते थे कि बोना था वो। बोनापार्ट उसका फैमिली नेम था। अब उर्दू में तो उसने अपना नाम रखना था ना। अच्छा चलो, ये मेरे भी ये में नहीं आया। मैं ये सोचता रहा हूँ कि ये बोनापार्ट चबुर्जी रहता था। चबुर्जी एक बोने की दुकान है बड़ी मशहूर तूड़ी जाने की।
اچھا اس تاثر کو اس کے قد کے حوالے سے اس غلط فہمی کو فرانسیسی ہسٹورینز نے بھی بہت زیادہ تقویت دی ہے جنہوں نے یہ لکھا ہے کہ نپولین کا قد جو تھا وہ 5 فٹ 2 انچ تھا. تو 5 فٹ 2 انچ تو یقیناً چھوٹا قد ہے, لیکن انہوں نے اس بات کی نشاندہی نہیں کی کہ اس وقت فرانس میں جو انچ رائج تھا وہ دیگر دنیا کی نسبت بڑا تھا. یعنی اس کا ایکچوئل قد جو تھا وہ 5 فٹ 6 انچ تھا. اس طرح وہ کوئی بہت لمبا آدمی تو نہیں تھا, لیکن پست قد بھی نہیں تھا, نارمل تھا. نہیں 5 فٹ 6 انچ تو قد ٹھیک ہوتا ہے. یہ اپنے ملک صادق صاحب کو 5 فٹ 6.5 انچ ہے. ملک صاحب اور خدا کا واسطہ ملک صاحب کو ایسے نہیں کرتے, وہاں کسی ایسے کر دیتے. ناظرین یہاں ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. بھائی میں کسی طرح بھی تمہارے یہ 10 عید کارڈ نہیں بھجوا سکتا, 2 دن رہ گئے عید میں. یار تم کاہے کہ جرنلسٹ ہو, مجھے بتاؤ. تم جرنلسٹ نہیں, تم تو پھر کرنلسٹ ہوئے نا. کرنلسٹ جونیئر ہوتا ہے, پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. عید کارڈ نہیں یار تم میرا بھجوا سکتے. نہیں جا سکتے یار, بند کر دیتا ہے محکمہ ڈاک سروس اپنی. اور یار میں اپنے کلاس فیلوز کو عید کارڈ بھیجتا ہوں. بھائی تم میسج بھیج دو, موبائل کے ذریعے میسج بھیج دو. کوئی سیاپا خدا کے واسطے میرے سامنے یہ نام نہ لینا میسج کا. ایسا مجھے ہوچھا لگتا ہے نا یہ میسج کرنا. 2 نمبر سارا کام لگ رہا ہوتا ہے. میں عید مبارک لکھ کے نیچے کو چھوٹی چھوٹی بارش کے ٹکے بنا کے دل عید مبارک قبول ہو, چلو میسج کر دو ڈم ڈم. ارے بھائی وہ بریک لگایا کرو ذرا. تو اچھا تھا کہ تمہارے عید کارڈ چلے جاتے, لیکن اگر اب نہیں جا سکتے تو تم میسج بھی ایک اچھا متبادل ہے. میرے میسج نہ کہو تم مجھے عید کارڈ میرے نہیں نہ پہنچوا سکتے تو چپ رہو. مجھے میسج نہ کہنا, مجھے گرمی چڑھ جائے گی ہمیں. میں شروع لعنت بھیجتا ہوں میسجنگ کی بات نہیں ہے, اس میں کیا پرابلم ہے یار. ایک وقت تھا کہ بہت اچھا یہ ہماری ٹریڈیشن تھی, اور اکثر ہم اپنے پروگرامز میں اس کا ذکر بھی کرتے رہے کہ عید کارڈ بہت خوبصورت ٹریڈیشن تھی. عید کارڈ سے خلوص کی خوشبو آیا کرتی تھی. اب اگر یہ کلچر ختم ہوتا جا رہا ہے, اس کی جگہ میسجنگ نے لے لی ہے, ای میلز نے لے لی ہے, تو کیا ای میل اور میسج کے ذریعے عید مبارک ہی نے بھیجی ہے؟ عید کارڈ کی جگہ میسجنگ نے نہیں لی, یہ آپ لوگوں نے لے لی ہوئی ہے. عید کارڈ کی ایک اپنی اہمیت ہے. میسج کیا ہوتا ہے, ہم ایک فضول سا میسج بنا کے اور سینڈ کر دیتے ہیں 300 بندے کو اکٹھائی. او بھائی عید کارڈ دیکھو, تم بیٹھ کے بندہ تردد کے ساتھ اپنے دوست کو. اچھا ایک منٹ, یہ جو تم دلیل دے رہے ہو کہ عید کارڈ اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں, تو میرا بھی ایک اعتراض ہے کہ عید کارڈ کئی لوگ جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں, ہمارے جو حکمران ہیں, ان کی طرف سے بھی مجھے بھی بہت سارے عید کارڈ اس طرح کے موصول ہوتے ہیں جو ایک ہی بندے نے, چیئرمین صاحب نے باقاعدہ پرنٹڈ ان کے سگنیچر ہوتے ہیں, اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کس کس کو عید کارڈ اسٹیمپ ہوتی ہے, وہ بھی ملتے ہیں. تو کیا اس کی جگہ اگر آج میسجنگ آ گئی ہے, ای میلز آ گئی ہیں, تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. مطلب وقت کو بریک تو نہیں لگا سکتے نا یار. ایک منٹ تم بھی بریک لگاؤ یار. اگر اس نے بیچارے نے چھپوا دیا اپنے دقت, تو سارا مدعا اسی پہ نہ ڈال دو. یہ تم دیکھو نا کہ پاویں دقت کرائے ہوئے ہیں, اس کا نام پتہ اوپر لکھا ہوا ہے, اس نے دل کے ساتھ آپ کو بھیجا ہوا ہے. آپ کی لائبریری میں دل اندر رکھا ہوا ہے. فضول بات کر رہو, دل کے ساتھ بھیجا. تمہیں کیسے پتہ دل کے ساتھ بھیجا ہوا ہے؟ یار دل کے ساتھ ہی بھیجا تو اس نے اتنا تردد کیا نا. اس کا ملائم نے خط بند کر کے بند کیا ہے, بھیجا تو ہے. اچھا ایک منٹ, میسج تو فضول چیز ہے. اچھا میری بات سنو. اگر تم میسج کو فضول کہہ رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ جناب جو عید کارڈ کے ذریعے اس میں بہت خلوص ہوتا ہے, اور یہ جو ہم میسجنگ کرتے ہیں یا میل کرتے ہیں اس میں خلوص نہیں ہوتا, تم نہ کرو. تم یہ جو ایک یہ اسٹیریو ٹائپ قسم کا میسج تمہیں کہیں سے موصول ہوتا ہے اور تم سب کو آگے سے بھیج دیتے ہو سینڈ ٹو آل کر کے, نہ کرو. تمہیں جن کو بھیجنا ہے یا دل سے تم عید مبارک کہنا چاہتے ہو, ان سلیکٹڈ لوگوں کو الگ الگ میسج کر دو. بڑے پیار سے جتنی دیر تک عید مبارک والا کارڈ بازار سے خود خرید کے نہ لاؤں, ساتھ اس کے لفافہ نہ لاؤں, خود پین پکڑ کے اس کے نیچے ایک چھوٹی بطخ نہ بناؤں, اوپر کبوتر بنا کے اس کے گلے میں عید مبارک کا ہار نہ ڈالوں, مجھے سکون ہی نہیں آتا. میری بات سنو یار, یہ جو تم نے اپنا شورۂ آفاق ہر عید کارڈ پہ شعر لکھنا ہوتا ہے, شیشی بھری گلاب کی پتھر پہ توڑ دی, وہ تم میسجنگ میں لکھ دو, اپنی میل میں لکھ دو. اب یہ شعر نہیں چلتے. اب جو حالات ہو گئے ہوئے, جتنی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, اب تو چلتا ہے شعر کے پتھر مار کے لاری کا شیشہ توڑ دوں, پتھر کی شیشی توڑ دوں. یہ جو میسجنگ تم کہہ رہے ہو, جتنے مرضی میسج آئے ہو, اللہ نہ کرے ایسے آپ کے ہاتھ سے فون گرے,
पानी में डिग पड़े, सारा बेड़ा गर्क। अच्छा, एक मिनट, आपके पास कोई मौजूद ही नहीं है सुनो, मुझे फलान दो। एक मिनट, ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताओ कि तुम्हें आज तक जो ईद कार्ड आज तक मौसूल हुए हैं अपनी 63 साल की जिंदगी में, तुम्हारे पास कितने महफूज हैं आज तक? मेरे पास पड़े हुए हैं। तुम कुछ मिस कर गए हो? क्या मिस कर गया? कुछ मिस कर गए, मैंने कहा 63 साल जिंदगी में। चलो ठीक है, जब बड़ी तकलीफ आती है तो छोटी बंदा भूल जाता है। कोई एक ईद कार्ड दिखा दो तो आज तक तुम्हारे पास महफूज हो। लो भाई, मैं ईमान से तुम्हें बिल्कुल ठीक बता रहा हूँ कि मैंने सारे कार्ड दोस्तों के सारी जिंदगी के संभाले हुए थे। अच्छा, ये पिछले साल मिस हुए हैं। कैसे? पिछले साल जून के महीने में तुम्हारी परजाई ने मुझे घर से निकाल दिया था ना, तो मुझे ऊपर से उसने मेरा टैची सामान का भरा हुआ फेंका नीचे, और बोरी में मेरी सारी किताबें और कार्ड कूड नीचे फेंक दी। वो महल्ले के लड़के शोर लगाना शुरू हो गए, वो चूंकि कपड़े शपड़े टैची ज्यादा कीमती था, मैं वो उठा के फिर निकल गया। वो पीछे से मेरा ख्याल है वो किसी कार्ड बेचने वाले नहीं, वो बोरी ले ली है। मैं तुम्हें सिर्फ ये तुम्हारी खिदमत में अर्ज करना चाह रहा हूँ कि बहुत खूबसूरत ट्रेडिशन थी ईद कार्ड की, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजर रहा है। ये जो और कई रिवायात की तरह ये एक खूबसूरत ट्रेडिशन भी दम तोड़ गई, लेकिन तुम वक्त को रोक तो नहीं सकते, रिवर्स गियर तो नहीं लगा सकते। रिवर्स गियर लगाना चाहिए, मैं तो कहता हूं। यार कैसे लगा लोगे? मोबाइल में जो मैसेजिंग है वो फजूल है। किसी भी मोड़ पे आपको आके कोई डाकू भाई आपका आके कनपट्टी पे पिस्तौल रख के आपकी सारी मैसेजिंग लेके जा सकते हैं। ये तो कोई जवाब नहीं है। इस तरह तो ईद कार्ड भी गुम हो सकते हैं, ईद कार्ड भी चोरी हो सकते हैं। नहीं, ईद कार्ड तो हर बारी तो नहीं ना बेगम निकाल देती घर से, तो जिंदगी में एक दफा ही होता है ना। और तुम्हारी ये दलील और मंतक मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि उसमें बहुत ज्यादा खलूस होता है। अगर तुमने खलूस ही शामिल करना है तो तुम मैसेजिंग और ईमेल्स में भी कर सकते हो। नहीं, उसमें नहीं खलूस होता। फर्दन अलग अलग तो लिखो। देखो, हमें बुरा इसलिए लगता है कि हमें पता होता है कि ये शख्स जिसने मुझे ये मैसेज सेंड किया है, इसको नहीं पता इसने कोई 3000 लोगों को सेंड कर दिया। अल्लाह माफ करे, इस तरह के जो पढ़े लिखे चलाक लोग हैं ना, वो ईद वाले दिन भी मैसेज में ही सेवियां बना के तो सेंड कर देती है, मुंह मीठा कर ले। बंदा पूछे वो मोबाइल चपना शुरू कर दूं मैं अपने। चलो बंदा दोस्ती यारी में चपना भी शुरू कर दे, मगर जेन में जब मेरे ये आता है ना, यार उसी तरह की सेवियां, उसी तरह मोबाइल का सप होता है, पता नहीं सप है या सेवियां। दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, इंतखाबात करीब हैं, इस मौके पर हमने मुनासिब समझा कि क्यों ना आपकी मुलाकात एक बार फिर करवाई जाए एक जज्बाती सियासी कारकुन से। एक ही चक्कर कीता है गुलजार चंगेजी जीता है, एक ही चक्कर कीता है गुलजार चंगेजी जीता है, 100 रुपये का पपीता है गुलजार चंगेजी जीता है, सोने का जग पीता है गुलजार चंगेजी जीता है, गुलजार चंगेजी जीता है, गुलजार चंगेजी जीता है, गुलजार चंगेजी जीता है। हाय हाय हाय, तुम तो कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो गए। वो जिस सीजन आने वाला है सियासी कारकुनों का, मेरा मतलब इलेक्शन आने वाले हैं, तैयारी तो पकड़नी पड़ेगी जी। तो क्या तैयारी कर रहे हो? लो जनाब, रोजाना मालिश कर रहा हूँ गले की, जैतून का तेल बीच में कलवंजी पीस के, लो नारे नहीं लगा रहे। ये तो अभी मैंने एक हाथ वाले भंगड़े की सिर्फ एक आइटम पेश की है, ऐसी ऐसी आइटम मैंने तैयार की है, देखना अब जलसा शानदार रह जाएगा। अच्छा, हर तरफ चंगेजी ना हो गई तो मेरा नाम बता देना। तुम किस चक्कर में पड़े हुए हो? हम तो सुन रहे हैं कि जी इंटरनेट का दौर है, सब कुछ इंटरनेट पे ही होगा। हाय, यहाँ पे यहाँ ही रह जाता है चंगेजी, कहीं इंटरनेट चलाना आता होता। हाय 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 हाय, चंगेजी को उठा के कहां से कहां ले जाना था मैंने। अच्छा, आप यकीन कीजिए इंटरनेट से ही रह जाता हूं मैं। मैंने तो अपने बेटे से कहा, मेरी बात सुनो, ये चंगेजी के कार्टून बना रहे हैं ये मुखालफी, वो गंदी गालियां लिख रहे हैं और हम सोए हुए हैं। वो नेट का बादशाह, मैंने कहा तुम्हें पंजाबी में बस मैं गाली बता दिया करूंगा, उसी का कार्टून बना के फेंको नेट के ऊपर। और मेरे लीडर के खिलाफ जो नेट के ऊपर बकवास करेगा, हम भी फिर उसी तरह की बकवास करेंगे, बल्कि उससे बढ़ के करेंगे, क्योंकि हमें भी तो लोग मोहल्ले में बकवासी कहते हैं। यार ये बताओ कि तुम्हारे अंदर से ये जज्बातियत कब खत्म होगी? अगर चंगेजी साहब के अंदर कोई बुराई है तो मान लो कि वो बुराई है। चंगेजी के अंदर कोई बुराई नहीं, यही तो मसला है। मैं कहता हूँ चंगेजी के अंदर नहीं कोई बुराई। मेरी बात सुनो, हो सकता है चंगेजी साहब बहुत अच्छे आदमी हो, लेकिन उनमें कोई ना कोई कमजोरी तो होगी ना। वो जो मर्जी हो जी, जब वो जलसे पे खड़े होते हैं और जब कहते हैं
کہ میرے سیاسی کارکن میری جان ہے. اللہ جانتا ہے آنکھوں میں گلیڈو آ جاتے ہیں. اور یار اتنا بڑا آدمی ہمیں جان کہہ رہا ہے. اس ایک جملے کی خاطر تمہیں ہر حکومت سے جو ملنے والی ذلت اور خاری ہے وہ بھول جاتی ہے. بھول گئے سانوریا. اچھا یار مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے لیڈر چنگیزی صاحب کے جو مخالفین ہیں ان میں کوئی ایک آدھ خوبی تو ہوگی, کم از کم وہی تسلیم کر لو یار. بھائی جی میں پاکستان کا سیاسی ورکر ہوں, میں بلائنڈ ہوں. جو چنگیزی کے خلاف ہے ہم اس کے خلاف ہیں. بات دیکھو کوئی منطق نہیں, کوئی دلیل نہیں. بابا جی محبت منطق اور دلیل نہیں دیکھتی. یعنی اپنے لیڈر کے ساتھ محبت نبھانی ہے, ملک کے ساتھ نہیں. تو ہمارا لیڈر کو فلپائن کا لیڈر تو نہیں ہے, وہ اسی ملک کا لیڈر ہے. ان کے مخالفین بھی تو اسی ملک کے لیڈر ہیں. اور بے شک اسی ملک کے ہیں, مگر وہ چنگیزی کے مخالفین ہیں, اس لیے ہمارے لیے زہر ہے, پوائزن ہے. کیا دیا آپ کو چنگیزی صاحب نے, ان کی جماعت نے, جو آپ ان کے نام کی مالا ہی جپتے جا رہے ہیں؟ اور بی بی ہم محنت کرنے والے لوگ ہیں, ہم کو فقیر نہیں ہے, ہم نہیں کسی سے کچھ بھی لیتے. وہ چنگیزی جو محبت دیتا ہے, جو عزت دیتا ہے, ہمارے لیے وہی کافی ہے. اچھا ابھی رمضان کے مہینے میں 2 دفعہ افطاری کرائی ہے چنگیزی ببر شیر نے, سارے علاقے کے لوگوں کو, اور اپنے کارکنوں کو مجھ سمیت خود اپنے ہاتھ سے سموسے ڈال کے دیتے رہے. مجھ نہ چیز کو چنگیزی صاحب خود سموسا ڈال کے کھلا رہے ہیں, اوپر چھولے ڈال کے دیے. خان نظامت شہزادے, اس سے زیادہ ہمیں اور کیا چاہیے. پھر رمضان کے مہینے میں رمضان پیکج کے نام سے راشن تقسیم کرنے کے لیے 2 دفعہ اکٹھا کیا ہے سارے علاقے کو. نہیں تقسیم کر سکے, اب عید کے بعد وہ رمضان پیکج تقسیم کرے. عید کے بعد رمضان پیکج؟ اور اس میں اب ان کی کیا غلطی ہے. چنگیزی صاحب تو آئے ہوئے تھے, آپ کے پریس فوٹوگرافر ہی نہیں پہنچے. وہ پہنچتے تو تقسیم ہوتا نا. اس کا مطلب ہے انہوں نے صرف ذاتی تشہیر کے لیے راشن تقسیم کرنا تھا. لو, اس میں تشہیر والی کون سی بات ہے جی, مجھے بتائیں ذرا, کون سی تشہیر والی بات ہے. وہ تو مسکینوں کے لیے راشن بیچارہ تقسیم کرنا چاہتا ہے. اب آپ پریس والے ہی بکے ہوئے ہوتے ہیں تو کیا ہو سکتا ہے. مخالفین جب پیسہ چڑھا دیتے ہیں, چنگیزی صاحب کے جلسے میں نہیں آنا, وہ پیسے کے پیچھے ہیں آپ لوگ. یہ ٹی وی پہ بھی میں دیکھ چکا ہوں, آپ لوگوں کو پیسہ کھلایا ہوتا ہے سیاستدانوں نے. جو پارٹی کا لیڈر آپ لوگوں کو پیسہ دے دیتا ہے, آپ اسی کی پارٹی کے ورکر کو ٹی وی پہ بولنے دیتے ہیں, باقیوں کو موقع ہی نہیں دیتے. ٹائم ختم ہو گیا ہے پروگرام کا, یہاں لیتے ہیں ہم ایک بریک. اس کے لیے سارے سیاپے شروع ہو جاتے ہیں جو بیچارہ پیسہ نہیں دیتا. عجیب رویہ ہے یار تم جذباتی کارکنوں کا. اگر ہم چنگیزی صاحب کے خلاف کوئی بات کر دیتے ہیں, کوئی تنقید کرتے ہیں, تو فوراً فتوے جاری کرنا شروع کر دیتے ہو, اور اگر تعریف کرتے ہیں تو پھر میڈیا پر واری صدقے جاتے ہو. وہ تو تعریف کیوں نہیں کرنی. ایک ہی چکر کیتا ہے گلدار چنگیزی جیتا ہے, ایک ہی چکر کیتا ہے گلدار چنگیزی جیتا ہے. سودا ایک پپیتا ہے گلدار چنگیزی جیتا ہے. سودا ایک پپیتا ہے گلدار چنگیزی جیتا ہے. سونے کا جگ پیتا ہے گلدار چنگیزی. گر جاؤ گے, گر جاؤ گے. گلدار چنگیزی. ہائے 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 ہائے, یہ پنگڑا ڈال کے خون بڑھ جاتا ہے. نظامت یار چنگیزی صاحب کے نعرے لگواتے ہوئے کچھ سوچ تو لیا کرو. اور چنگیزی صاحب کے عشق میں پاگل ہو جاتا ہوں, پھر جو میرے منہ میں آتا ہے میں کہتا جاتا ہوں. ہائے ہائے ہائے, وڈا ہے کردار چنگیزی, سچا ہے گلدار چنگیزی, 9 انچی دیوار چنگیزی, لٹھے دی سلوار چنگیزی, سکا منہ تلوار چنگیزی, کیسا ٹھنڈا ٹھار چنگیزی, فائدے دا بیپار چنگیزی, سگریٹ پنگڑ سوار چنگیزی, بجلی والی تار چنگیزی, ایک دے بدلے 4 چنگیزی. ایک دے بدلے 4 چنگیزی, 500 والا ہار چنگیزی, جمعہ ہفتہ اتوار چنگیزی, جمعہ ہفتہ اتوار چنگیزی, جمعہ ہفتہ اتوار چنگیزی, جمعہ ہفتہ اتوار چنگیزی. ناظرین یہ سب کچھ تھا حسب حال. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.